हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं जीआईसी प्रवक्ता सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 16। इससे पहले 15 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं, उसे आप देख लीजिएगा। और हम जो इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस लाते हैं वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से होता है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो इसीलिए हम आपके लिए क्वेश्चन के साथ साथ व्याख्या भी लाते हैं। तो अगर आप उसे अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका काफ़ी कुछ तैयार हो जाएगा। तो आइए और बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्ल मार्क्स के अनुसार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का नियम नहीं है? ऑप्शन ए, एकता और विरोधियों के संघर्ष का नियम। ऑप्शन बी, परिणाम के गुणों में रूपांतरण का नियम। ऑप्शन सी, मानव चेतना के विकास का नियम। या ऑप्शन डी, निषेध के निषेध का नियम। तो इसमें पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स ने जो अपना द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का नियम दिया है उसमें किसे नहीं रखा है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, मानव चेतना के विकास का नियम। इसकी बात कहीं भी नहीं की है इन्होंने अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नियम में, बल्कि एकता और विरोधियों के संघर्ष का नियम के बारे में बताया है, परिणाम के गुणों के रूपांतरण के बारे में भी बताया और निषेध के निषेध का नियम के बारे में भी बताया है। तो अब आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है उसमें इन्होंने किस तरह क्या क्या बातें की हैं। देखिए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझने से पहले समझेंगे द्वंद्ववाद क्या होता है। तो द्वंद्ववाद जो है वो अंग्रेजी रूपांतर डायलैक्टिक यूनानी शब्द डायलॉगों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है बातचीत करना या तर्क वितर्क करना। ठीक है, तो द्वंद्ववाद जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डायलैक्टिक बोलेंगे, जो कि यूनानी शब्द डायलॉगों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है बातचीत करना या तर्क वितर्क करना। तो उसी आधार पर जो प्राचीन के दार्शनिक थे वो ये मानते थे कि अगर हमें सत्य पर पहुँचना है तो विचारों के बीच में विरोध का प्रकट होना या संघर्ष होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम किसी सत्य पर पहुंच सकते हैं, अन्यथा नहीं। ये दार्शनिकों का मानना था। और उसी आधार पे जो कार्ल मार्क्स ने अपना द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दिया है, इसमें इन्होंने क्या है, भौतिक संसार को सब कुछ माना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ याद कर लीजिए, एक चीज़ आप लिख लीजिए। देखिए, कार्ल मार्क्स ने किस चीज़ को दिया है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को दिया है। वहीं अगर बात किया जाए हीगल ने किसे दिया है, द्वंद्वात्मक आत्मवाद को। ठीक है, अगर बात किया जाएगा द्वंद्वात्मक आत्मवाद को किसने दिया, हीगल ने दिया। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को किसने दिया, मार्क्स ने दिया। और अगर बात की जाए द्वंद्वात्मक संघर्ष, ठीक है, तो इसकी बारे में बात कर लीजिए, द्वंद्वात्मक संघर्ष। तो ये इसको किसने दिया है, डेरेनडार्फ। ठीक, डेरेनडार्फ ने द्वंद्वात्मक संघर्षवाद को, मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को, हीगल ने द्वंद्वात्मक आत्मवाद को दिया है। तो अब हम केवल यहाँ पे जानेंगे कि मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या होता है। तो देखिए, मार्क्स ने जो कि भौतिक संसार को सब कुछ माना है और बोला है कि भौतिक संसार ही आभ्यंतरिक विचारों का जन्म होता है। ठीक है, तो भौतिक संसार के अंदर ही विचारों का जन्म होता है, ये मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में माना था। और यहाँ पे मार्क्स की द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं भी दिया गया है, इसे आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। हम आपको केवल थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि इन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में किन किन चीज़ों को रखा है। ठीक है, तो देखिए, मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वो ये मानता है कि संसार की जो वस्तुएं होती हैं वो एक दूसरे से संबंधित होती हैं। मतलब अगर संसार में कोई भी घटना हो रही है तो वो घटना किसी और भी घटनाओं से घिरा होता है। ठीक है, दूसरा इन्होंने अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में बात किया है कि जो समाज है, जो प्रकृति है, वो गतिशील है, परिवर्तन है, नवीन है और परमार्जित है। मतलब इन्होंने उसे स्थिर नहीं माना है और ना ही अपरिवर्तनशील माना है, जबकि इन्होंने परिवर्तनशील माना है और परिमार्जित माना है। उसके अलावा जो देखिए यहाँ पे तीसरी विशेषता दी गई, जैसे कि इसमें मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वो क्या मानता है, विकास एक सरल प्रक्रिया नहीं मानता है। ठीक है, ये जो है विकास को, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है ये विकास को एक सरल प्रक्रिया ना मानकर बल्कि एक शीघ्रता से और एकाएक होने वाली प्रक्रिया मानता है। जैसे इसे उदाहरण से समझ लीजिए कि अगर जैसे पानी
पानी एक अपनी एक स्थिति में है, लेकिन जब उसे हम गर्म करते हैं या उसे हम ठंडा करते हैं तो क्या होता है, अचानक से उसकी स्थिति, उसका जो प्रकृति होती है वो बदल जाती है। या तो वो गर्म करेंगे तो वो उबलने लगेगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा, या फिर उसको ठंडा करेंगे तो वो बर्फ बन जाएगा। तो उसकी प्रकृति में एकाएक परिवर्तन होता है। तो इसे क्या कहेंगे, ये जो है मार्क्स ने बोला है कि भौतिक जो समाज होता है, भौतिक जो द्वंद्ववाद के बारे में इन्होंने बात किया है। तो प्रकृति के अंदर इन्होंने बताया कि प्रकृति में जो विकास की प्रक्रिया होती है वो एक सरल ना होकर के एक जटिल प्रक्रिया होती है, और एक धीरे धीरे ना होकर के एकाएक होने वाली प्रक्रिया होती है। और इसमें इन्होंने बताया परिमाणात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन भी कई हो सकते हैं, इसकी बात किया है। और इन्होंने द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद का सिद्धांत दिया उसमें ये बताया है कि इसमें जो विकास होता है वो वाद, प्रतिवाद और संवाद, इन 3 अवस्थाओं में होता है। ठीक है, वाद, प्रतिवाद और संवाद इन 3 अवस्थाओं में होता है। जैसे इसको उदाहरण से समझिए कि जैसे आप मान लीजिए कोई बीज को हम बोते हैं तो वो क्या होता है, वो पहले सड़ता है, ठीक है, सड़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसमें अंकुर निकलेंगे। जब वो सड़ जाएगा तो वो क्या होगा, वो वाद होगा। जब उसमें अंकुर निकलेंगे और पौधा बनेगा और बाली निकलेगी तो ये क्या होगा, ये प्रतिवाद होगा। और संवाद क्या होगा, जब वो पौधा फिर सूख जाएगा तो इसे क्या कहेंगे, संवाद कहेंगे। और इसको एक और उदाहरण से अगर समझना चाहें तो जैसे कोई धूप में क्या होगा, वायु जो होती है वो गर्म होकर ऊपर उठेगी तो जल के रूप में, बादल के रूप में हो जाएगा, वो प्रतिवाद हो जाएगा। जब फिर काले बादल के रूप में बरसना स्टार्ट होगा वो संवाद होगा। तो क्या होता है, इन्होंने बताया है कि अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में कि प्रकृति में ये 3 अवस्थाएं होती है। एक वाद होगा, वाद के ऊपर प्रतिवाद होगा, प्रतिवाद से ही संवाद आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आप इसे पढ़ लेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 10 बजे सुबह दफ्तर जाते समय किसी व्यक्ति को सड़क पर पड़ा हुआ एक घायल व्यक्ति मिला और वह उसे अस्पताल ले गया। इसके परिणाम स्वरूप वह दफ्तर के समय से नहीं पहुंच सका। तो मैक्स वेबर के अनुसार उपयुक्त में से किस प्रकार से समीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन ए लक्ष्ययुक्त तर्कसंगत क्रिया, ऑप्शन बी भावनात्मक कार्य, ऑप्शन सी मूल्ययुक्त तर्कसंगत क्रिया, या ऑप्शन डी चमत्कारी कार्य। तो देखिए इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि कोई व्यक्ति है जो अपने दफ्तर के लिए निकलता है, लेकिन अगर उसे कोई घायल व्यक्ति मिल जाता है और वो उसे अस्पताल पहुंचता है, जिस कारण वो दफ्तर पहुंचने में बहुत लेट हो जाता है, तो वो मैक्स वेबर ने जो क्रियाएं बताई हैं उसमें किस में रखेंगे? तो इसका जो आंसर होगा, आंसर है ऑप्शन सी मूल्ययुक्त तर्कसंगत क्रिया। तो मूल्ययुक्त जो तर्कसंगत क्रिया है इसमें ये बात किया गया है कि आप अपने मूल्यों को पहले सोचते हैं, उसके आधार पे क्रिया करते हैं। अब आइए जानते हैं और पढ़ते हैं, जानते हैं कि मैक्स वेबर ने जो सामाजिक क्रिया दिया है और सामाजिक क्रिया के प्रकार बताएं, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए सामाजिक क्रियाएं, तो मैक्स वेबर ने जो है वो सामाजिक क्रिया को दिया है। और मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया वो क्रिया होती है जब हम जो क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया का अर्थ कोई दूसरा व्यक्ति भी वैसा ही लगाता। मतलब सामाजिक क्रिया तभी की जाएगी, सामाजिक क्रिया को तभी माना जाएगा जब दूसरा व्यक्ति भी उसमें सहयोग करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कोई कार्य किया और उससे कोई दूसरे व्यक्ति ने कुछ भी नहीं किया तो वो सामाजिक क्रिया में दोनों पक्षों का शामिल होना जरूरी होता है मैक्स वेबर के अनुसार। और उसी आधार पर मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को 4 श्रेणियों में बांटा है। पहला बताया है तार्किक क्रिया। तो मैक्स वेबर के अनुसार तार्किक क्रिया वह क्रिया है जो सचेत रूप से किसी योजना के अनुसार की जाए और उसमें लक्ष्य व साधनों का पूर्ण ध्यान रखा गया हो। उदाहरण के रूप में अगर बात की जाए तो यदि एक व्यक्ति ने कोई नया उद्योग चालू किया है तो वो क्या करता है, उसके लिए पहले योजना बनाता है और योजना के अनुसार उस वस्तुओं की मांग तथा अन्य साधन या साधनों का जो उसे प्राप्त करना है उसका ध्यान रखता है और इन सभी पक्षों का निर्णय लेते समय उद्योग में लगे सभी सदस्यों के अधिकतम लाभ के लिए सोचता है। तो इसे क्या कहेंगे, तार्किक क्रिया कहेंगे। तो तार्किक क्रिया में क्या होता है, बहुत ही सोच समझ के कोई एक लक्ष्य को प्राप्त करना और उसमें सभी चीज़ों का ध्यान रखना, वो क्या होगी, तार्किक क्रिया होगी। वहीं अगर बात की जाए मूल्यांकनात्मक क्रिया क्या होती है, तो मूल्यांकनात्मक क्रिया वह क्रिया होगी जो कि हमने अभी क्वेश्चन में आपको बताया भी है, जो किसी कलात्मक, धार्मिक या नैतिक आधार पे। तो हमारा नैतिक आधार क्या था कि अगर कोई घायल व्यक्ति हमें दिखता है तो पहले हम उसे अस्पताल पहुंचाएंगे, हमारा वो कर्तव्य बनता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, मूल्यांकनात्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा, जिससे कि बिना किसी तार्किक कारण के स्वीकार कर लिया जाता है। इसमें ये नहीं सोचा जाता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बल्कि
इसे इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि हमारा ये मूल्य होता है, हमारे ये कार्य होते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में समझिए, अगर हम रोज पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, मंदिर जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, वास्तव में हमें अंत में क्या लाभ मिलेगा, इस चीज़ के बारे में हमने क्या मूल्यांकन किया है कि धार्मिक अनुभव मुक्ति पाने की आशा व ईश्वर प्रेम का आधार होता है। तो हम पूजा पाठ क्यों करते हैं? क्योंकि हमें धार्मिक अनुभव से मुक्ति पाने की एक आशा रहती है, ईश्वर के प्रेम का आधार रहता है, इसलिए हम करते हैं, बाकी हमें इससे कोई लाभ नहीं होता है। तो ये मूल्यांकनात्मक क्रिया के अंतर्गत रखा जाएगा। वहीं प्रभावात्मक क्रिया जो मैक्स वेबर ने दिया, इसमें बताया प्रभावात्मक क्रियाएं वह क्रियाएं होती है जो कि आवेगों या संवेगों के द्वारा प्रेरित होती है। तो प्रभावात्मक क्रियाएं क्या होंगी? जो आवेग व संवेग के द्वारा होंगी। इसमें व्यक्ति अपने आवेगों या संवेगों के आकर कोई तार्किक व्यक्ति भी अतार्किक व्यवहार कर सकता है। तो देखिए, प्रभावात्मक क्रियाएं क्या होंगी? जब हम कोई आवेग या संवेग में आके किसी कार्य को करते हैं। जैसे कि आप अगर बहुत खुश होते हैं, या देख लीजिए कोई भी व्यक्ति होता है बहुत खुश होता है, तो बहुत सारी ऐसी बातें बोल देता है जो बाद में हो सकता है वो ना भी कर पाए, फिर भी खुशी खुशी में वो बहुत सारी बातें बोल देता है। तो ये कौन सी क्रिया होगी? ये प्रभावात्मक क्रिया होगी, क्योंकि उसने अपने आवेग या संवेग में आके ऐसा किया है। या क्रोध में आ जाता है व्यक्ति, तो चाहे जितना संयमी व्यक्ति हो, लेकिन कुछ ऐसे कार्य कर देगा जो कि उसके व्यवहार में वैसा आता भी नहीं होगा। तो ये सब क्या होते हैं? ये प्रभावात्मक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। वहीं परंपरात्मक क्रिया की बात की जाए तो परंपरात्मक क्रिया के अंतर्गत वे क्रियाएं आ जाती है जो कि उन सामाजिक प्रथाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं जिनका अनेक व्यक्तियों द्वारा बहुत समय से अनुसरण किया जा रहा हो। ठीक है, तो इसके अंतर्गत वे क्रियाएं आएंगी जो बहुत समय से अनुसरण की जा रही हैं, और इस प्रकार का जो व्यवहार होता है वो बाध्य होता है। क्यों? क्योंकि सभी लोगों को करना पड़ता है। जैसे कि मान लें इसमें उदाहरण के रूप में प्रथाएं, तो प्रथाएं क्या होंगी? उनका हम अनुसरण भी करते हैं और बाध्य भी होती हैं, और ये सब परंपरात्मक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जब नगरीय क्षेत्र में प्रवसन नगर में औद्योगिकरण की दर अधिक हो जाता है तो यह स्थिति क्या होती है? ऑप्शन ए नगरवाद, ऑप्शन बी अति नगरीकरण, ऑप्शन सी सांस्कृतिक पक्षता या विलंबना, ऑप्शन डी उद्योगवाद। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी अति नगरीकरण। ठीक है, तो जब नगरीय क्षेत्रों में प्रवसन नगर में औद्योगिकरण की दर अधिक हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? अति नगरीकरण कहेंगे। जब उद्योगों के कारण बहुत सारे लोग रहने लगेंगे तो उसे क्या कहेंगे? अति नगरीकरण कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक नगरवाद और एक दिया है अति नगरीकरण। तो नगरीकरण और नगरवाद में क्या अंतर होता है, इस चीज़ को जानिए। तो देखिए, नगरीकरण एक प्रक्रिया होगी जिसमें ग्रामीण क्षेत्र नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा होगा, उसे क्या कहेंगे? नगरीकरण। क्योंकि उसमें उद्योग स्थापित होते हैं, उद्योग स्थापित होंगे तो जाहिर सी बात है रहन सहन अच्छा होगा, फिर क्या होगा? ग्रामीण धीरे धीरे क्या होगा? नगर में परिवर्तित होता चला जाएगा। तो ये होगा नगरीकरण। वही नगरवाद जो होती है वो एक ऐसी स्थिति होती है जो इस प्रक्रिया मतलब नगरीकरण की प्रक्रिया का जो परिणाम होगा वो क्या कहलाएगा? वो नगरवाद कहलाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं नगरीकरण क्या होता है, ये इसके सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, जैसे नगरीकरण, तो ग्राम से नगर बनने की जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी? नगरीकरण होगी। ये अभी हमने आपको समझाया ही है। उसके अलावा नगरीकरण की विशेषताएं क्या क्या होंगी? जैसे उद्योगों का केंद्रीकरण अगर हो गया तो क्या होगा? वो नगरीकरण की विशेषता। दूसरा, नगरीकरण नगर बनने की प्रक्रिया होती है। तीसरा, नगरीकरण की प्रक्रिया में नए नगर बनते हैं और महानगरों की भी उत्पत्ति होती है। चौथी बात की गई है कम स्थान में जब अधिक व्यक्ति निवास करने लगते हैं तो उसे भी नगरीकरण बोला जाएगा। पांचवें बात किया, नगरीकरण की प्रक्रिया के दौरान नगरों में निर्वासित व्यक्ति नगरीय जीवन शैली को आत्मसात कर लेते हैं। जैसे नगर के लोग रहते हैं वैसे ही वो लोग जीवन जीने लगते हैं। दूसरा, शिक्षितों की संख्या बढ़ जाती है। सातवीं बात की गई, औपचारिक संबंध अनौपचारिक संबंध औपचारिक संबंधों में परिवर्तित हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, गाँव की तुलना में शहरों में क्या होते हैं? लोगों के औपचारिक संबंध ज़्यादा होते हैं कि बस काम, जितना काम रहा उतनी बात किया और देन ओके रहता है। ठीक है, वहीं गाँव में देखा जाए तो लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से भली भांति रूप से जान जाते हैं। ज़रा देर ही मिलेंगे लेकिन सब कुछ जान जाएंगे उनके बारे में। तो ये सब चीज़ें रहेगा। ठीक है, वहीं आठवीं बात की जाए तो औद्योगिकरण की प्रक्रिया होने लगती है। तो ये सब क्या होगा? ये ग्रामों को नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित होना नगरीकरण कहलाएगा। और अब जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। देखिए, नगरीकरण तो एक डेफिनेशन से आप याद कर सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र नगरीय क्षेत्रों में जब परिवर्तित होने लगते हैं तो उसे कहेंगे नगरीकरण। लेकिन मोस्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इससे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि नगरीकरण के सिद्धांत। तो पहले हम सिद्धांत की बात करेंगे, केंद्रीय वृत्त का सिद्धांत। तो ये इसको किसने दिया केंद्रीय वृत्त के सिद्धांत को? तो 1925 में पार्क्स एवं बर्गेस द्वारा
इसे प्रतिपादित किया गया। तो किसने? 1925 में पार्क्स एवं बर्गेस द्वारा केंद्रीय वृत्त का सिद्धांत दिया गया। तो इसमें पहला बात करेंगे, देखिए नंबर 1 पे क्या लिखा है, मध्यवर्तीय नगर, मध्यमवर्तीय नगर। तो पहले में क्या दिया गया, मध्यमवर्तीय नगर। तो मध्यमवर्तीय नगर में पार्क्स एंड बर्गेस ने क्या बोला है, इसके अंतर्गत फैक्ट्री, बैंक, होटल, थिएटर, स्कूल, ये सब चीज़ें जो आएंगे ये किसके अंतर्गत आएंगे, मध्यमवर्तीय नगर, जो कि 1 में देखिए दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है, दिख रहा होगा मे बी आप लोगों को, मध्यमवर्तीय नगर। तो मध्यमवर्तीय नगर जो होंगे इसे बर्गेस ने डाउन सिटी भी कहा है, याद रखिएगा, डाउन सिटी भी कहा है। वहीं दूसरी बात की जाएगी तो देखिए यहाँ पे दिया गया है गंदी बस्तियाँ। तो गंदी बस्तियाँ जिसे कई, जैसे दिल्ली में कटरा बोलते हैं, ठीक है, और मुंबई में इसे चाल बोलेंगे, और कानपुर में इसे अहाता बोलते हैं, कोलकाता में इन्हें ही बस्ती बोलेंगे, मद्रास में इसे चेरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो होती हैं, ये गंदी बस्तियाँ क्या होती हैं, ये वो बस्तियाँ होती हैं जिसमें क्या कहते हैं, वैसे लोग रहते हैं जिनका जीवन बहुत अस्त व्यस्त होता है, ठीक है। दूसरे में क्या होंगे, ऐसे लोग आएंगे। देखिए जब नंबर 1 में मध्यमवर्ती नगर आएंगे जिसमें कई फैक्ट्री, बैंक, होटल, थिएटर, स्कूल रहेंगे, तो दूसरे में जाहिर सी बात है उसके आसपास वैसे लोग रहेंगे जो उसमें काम कर सकेंगे, तो गंदी बस्तियों का निर्माण होगा। तीसरी यहाँ पे बात की गई है श्रमिक या बाबुओं का नगर। तो तीसरे गोले में पार्क्स एंड बर्गेस ने किससे लिखा है, रखा है, श्रमिक व मध्यम वर्गीय लोगों को, ठीक है। तो जो लोग मध्यम वर्गीय लोग आएंगे वो इसके अंतर्गत आएंगे। वहीं चौथे में बात किया है अधिकारियों का आवास, तो इसमें उच्च लोग, अधिकारी लोग निवास करते हैं। और 5वें में उपनगर की बात किया गया। उपनगर मतलब स्वचालित यंत्रों या कंप्यूटरों का जो जहाँ विकास हो चुका है, इसे उपनगर की संज्ञा दी जा चुकी है। उसके बाद 6ठे में बात किया है नगरीय गांव की। तो नगरीय गांव मतलब इसके बाद जो सर्किल बनेगा वो नगरीय गांव कहलाएगा। तो पार्क बर्गेस ने इस आधार पे पूरे अपना केंद्रीयवृत्त का सिद्धांत दिया कि पहले में मध्यम वर्गीय नगर आएगा जिसमें बैंक, होटल, थिएटर, फिर उसके आसपास जो बस्ती होगी वो गंदी बस्तियों की श्रेणी में लिया जाएगा, और तीसरे फिर जो श्रेणी होगी वो मध्यम वर्गीय परिवार होगा, और चौथे में क्या होगा, अधिकारियों के जो निवास करेंगे, और 5वें में उपनगर के इन्होंने बताया, और 6ठे में नगरीय गांव के दिया। तो एक बार इस इमेज को अपने दिमाग में कर लीजिएगा, तो अगर कुछ भी घुमा फिरा के भी पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर बहुत ईजिली वे में दे सकेंगे। तो पहला हो गया ये केंद्रीय वृत्त का सिद्धांत जो 1925 में पार्क्स एंड बर्गेस द्वारा प्रतिपादित किया गया। अब आइए जानते हैं दूसरा सिद्धांत। जो भी बात करेंगे, दूसरा जो नगरीकरण का सिद्धांत है वो है सेक्टर का सिद्धांत, जिसे किसने दिया, होमर हायट ने दिया 1939 में, ठीक है। तो 1939 में होमर हायट ने कौन सा नगरीकरण का सिद्धांत दिया था, सेक्टर का सिद्धांत। तो देखिए सेक्टर का सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने किस नगर को रखा था, तो उस नगर को रखा था जहाँ का किराया बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है। तो उसके आसपास लोग जब कम किराए पर लेकर के रहने लगते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे नगर का निर्माण होता है, जिसे सेक्टर सिद्धांत इन्होंने बोला होमर हायट ने। और ये जो होता है इसका अगर हम देखें कि ये सेक्टर सिद्धांत के अंतर्गत जो नगर आते हैं वो किस बनावट के होते हैं, तो त्रिभुजाकार बनावट के होते हैं। और ऐसे जो नगर होंगे वो यूएसए के सैन फ्रांसिस्को और भारत के चंडीगढ़ में देखने को मिलते हैं, ठीक है। सेक्टर सिद्धांत के अंतर्गत कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में, और भारत के चंडीगढ़ में जाएंगे तो अधिकतर ऐसे लोग मिलेंगे जो कि कम किराए में के लिए दूसरी जगह पे रहने लगते हैं, वहाँ पे एक नगरीकरण का विकास कर देते हैं। तीसरा बहुकेंद्रक या बहुनापकीय सिद्धांत। तो बहुकेंद्रक और बहुनापकीय सिद्धांत जो कि सी हैरिस और उल्मान ने दिया। तो इन्होंने बताया कि नगरीकरण के सिद्धांत में कि जो नगर होता है वो कई उप क्षेत्रों में विभाजित होता है। जैसे बंदरगाह होते हैं, उसके आसपास कुछ क्षेत्र में लोग रहने लगते हैं क्योंकि उससे उनकी जीविका होती है। इस तरह जब किसी नगर का निर्माण होता है तो सी हैरिस और उल्मान ने उसे बहुकेंद्रीय बहुनापकीय सिद्धांत के अंतर्गत रखा है। और इसमें सबसे अगर भारत शहर की बात की जाएगी तो मुंबई आता है। तो मुंबई किसके अंतर्गत आएगा, बहुकेंद्रक या बहुनापकीय सिद्धांत के अंतर्गत नगर में आएगा। वहीं चौथी बात की जाए केंद्रीय स्थिति का सिद्धांत, जो 1966 में वॉल्टर व कैस्टालर ने दिया। तो केंद्रीय स्थिति सिद्धांत के अंतर्गत क्या आएगा, जब इसके अंतर्गत वो नगर आएंगे जहां अधिकतर फैक्ट्रियां होती हैं, ठीक है। तो फैक्ट्रियां स्थापित होंगी तो उसमें काम करने के लिए लोग आएंगे, और लोग वहां पे जब रहने लगेंगे तो एक नगर का निर्माण होगा जिसे केंद्रीय स्थिति के सिद्धांत के अंतर्गत रखेंगे। ये किसने कहा, वॉल्टर कैस्टालर ने 1966 में। वहीं 5वीं अगर बात की जाए तारा सिद्धांत, तो इसे हर्ड ने इस नगर के अंतर्गत जमशेदपुर, अजमेर, कोटा, दिल्ली। तो तारा सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से नगर आएंगे, जमशेदपुर, अजमेर, कोटा, दिल्ली, जिसे हर्ड ने, तारा सिद्धांत को किसने, नगरीकरण के तारा के सिद्धांत को किसने दिया था, हर्ड ने दिया था। और इसके अंतर्गत नगर कौन सा आएगा, जमशेदपुर, अजमेर, कोटा और दिल्ली आएगा।
तो ये जो हमने नगरीकरण के सिद्धांत दिए हैं, इसमें आप इन्हें याद रखिएगा। सेक्टर सिद्धांत क्या होता है, बहुकेंद्रीय और बहुनाभिकीय सिद्धांत क्या होता है, केंद्रीय की स्थिति का सिद्धांत क्या होता है, तारा सिद्धांत क्या होता है, और सबसे पहले जो हमने आपको इमेज से समझाने का प्रयास किया केंद्रीय वृत्त का सिद्धांत, इसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस औसत के साथ बीजगणितीय रूप से हेरफेर नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए माध्य, ऑप्शन बी माध्यिका, ऑप्शन सी बहुलक, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी बहुलक। ठीक है, तो बहुलक में क्या होगा, किसी भी तरह का हेरफेर नहीं किया जा सकता है। ठीक, अब आइए जानते हैं माध्य क्या होता है, माध्यमिका क्या होती है, बहुलक क्या होता है। तो देखिए ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती हैं। तो अब सबसे पहले जानते हैं माध्य क्या होगा। तो माध्य किसी भी समष्टि अथवा प्रतिदर्श की केंद्रीय प्रवृत्ति के लिए सर्वोत्तम माप माना जाता है। आंकड़ों के न्यूनतम या अधिकतम मानों के लगभग माध्य के औसत का मान सुनिश्चित रहता है, इसी को माध्य कहते हैं। तो देखिए हम आपको बहुत सरल शब्दों में समझाते हैं माध्य क्या होता है। तो माध्य जो होगा इसे क्या क्या बोलते हैं, पहले ये जानिए। माध्य को माध्यमान, ठीक है, माध्य को माध्यमान और औसत, दो चीज़ें भी कहा जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले औसत क्या होता है, माध्य क्या होता है, या माध्यमान क्या होता है, तो ये जो होता है ये क्या होगा, माध्य वह मूल्य होगा जो किसी की भी श्रेणी के समस्त पदों के योग होगा। ठीक, और उसको उसी की संख्या से भाग देने से प्राप्त होता है। जैसे अगर आपको लिख दिया जाए 1 2 3 4 5, तो इन सबको आप ऐड कर लीजिए, जिससे 5 4 9 10 11 12 13 14 15 15 आ गया। ठीक, अब कितने संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्या, 5 से डिवाइड कर दिया, 5 को कितना आ जाएगा 3। तो ये क्या निकल गया, ये इसका एवरेज निकल गया। मतलब इन सबको ऐड करके फिर जितनी संख्या उससे भाग दे देने से जो निकलता है वो आपका माध्य निकल आता है। ठीक है, अब जानते हैं माध्यिका क्या होता है। देखिए यहाँ पे माध्य के गुण लिखे हुए हैं, ये दोष लिखे हुए हैं, इन सबको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम अगर पढ़ के आपको बताएंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अब माध्यिका के बारे में जानते हैं। तो माध्यिका से अभिप्राय वह होता है जो आंकड़ों की श्रृंखला के माध्य का वह मान जो संपूर्ण वितरण को 2 बराबर भागों में विभक्त कर देता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें वो चीज़ होगा जैसे आपको दिया गया है 3 5 4 2 1 7। ठीक, ये दिया हुआ है। तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहले इसे हम एक उसमें सीक्वेंस में लगाएंगे। पहले 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 7 लिखेंगे। ठीक, ये सब आपने लिख लिया। आप कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 अंक है। तो इधर से 2 छोड़ दिए और इधर से 2 छोड़ दिए, बीच का जो ये 3 और 4 बचा, 3 + 4 बराबर कितने हमने संख्या ली है 2। तो 3 4 7, 7 में से 2 को भाग दे देंगे, मतलब 3.5 इसका माध्यिका निकल जाएगी। तो ये होती है माध्यिका। तो माध्यिका देखिए उधर हमने माध्य में समझाया था कि कोई किसी भी सीक्वेंस में दिया, उस सीधे उठा के आप जोड़ दीजिए और उसे जितनी संख्या दी गई है उनसे भाग दे दीजिए। यहाँ पे क्या होगा, इसको पहले आप एक सीक्वेंस में लगाएंगे, उसके बाद बीच की 2 संख्या को लेकर के डिवाइड करके आपका आंसर निकल आएगा। ये माध्यिका हो गई। और माध्यिका के भी गुण और दोष दिए हैं, इन्हें पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे दिया है बहुलक। तो बहुलक किसी श्रेणी अथवा बारंबारता वितरण की सारणी चर का वह मान जो सबसे अधिक बार, तो जैसे दे दिया गया 3 4 5 3 3 4 2 3 3। तो यहाँ पे क्या देखिए 3 3 3 कितनी बार आया है। तो जब कोई ऐसी संख्या जो बहुत बार आ रही हो उसे क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे। और वितरण में यदि आवर्ती एक ही चर मान में बार बार वितरित होती है तो वो एकल बहुलक कही जाएगी। वहीं एक से अधिक चर मान में सर्वाधिक आवर्ती रहेगी तो उसे बहुबहुलक कहा जाएगा। आई होप आपको माध्य, माध्यमिका और बहुलक समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। ये देखिए बहुलक के गुण और बहुलक के दोष हैं, इन्हें पढ़ लीजिएगा। आप PDF आप ले लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। टेलीग्राम पे हम डाल देते हैं, उसे आप देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लेते हैं तो उस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते रहते हैं, जिसका आप आंसर भी जान सकते हो। उसमें आप क्यूज़ की तरह उसे क्यूज़ सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आप फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो पारस्परिक भारतीय समाज की जजमानी व्यवस्था
T.O. बाइडलमैन ने किस व्यवस्था की तरह व्याख्या की है? ऑप्शन ए, जातियों के बीच उत्तरजीविता के लिए सामाजिक परस्पर निर्भरता। ऑप्शन बी, जातियों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का अंतर विनिमय। ऑप्शन सी, जातियों के बीच आर्थिक परस्पर निर्भरता और कल्याण। या ऑप्शन डी, शोषण, जिसके द्वारा उच्च जातियां निम्न जातियों का शोषण करती हैं। तो देखिए, जजमानी व्यवस्था के बारे में T.O. बाइडलमैन ने किस तरह उसकी व्याख्या की है, इसको पूछा गया है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, शोषण, जिसके द्वारा उच्च जातियां निम्न जातियों का शोषण करती हैं। T.O. बाइडलमैन ने इस आधार पर जजमानी व्यवस्था को बताया है। तो आइए अब जजमानी व्यवस्था के बारे में जानते हैं कि जजमानी व्यवस्था होती क्या है। तो देखिए, जजमानी व्यवस्था एक वितरण व्यवस्था होती है जिसमें उच्च जातियों के भूस्वामी परिवारों के निम्न जाति के लोगों द्वारा सेवाएं दी जाती हैं। ठीक है, तो सेवक जाति जो सेवाएं देता है उसे कमीन कहते हैं और जो सेवाएं लेता है उसे जजमान कहते हैं। ठीक है, जैसे जो छोटी जाति के लोग होते हैं वो कहते हैं वो मेरे जजमान है, क्योंकि वो उन्हें सेवा दे रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी आधार पर बाइडलमैन ने कहा है कि सेवादारों अर्थात वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करने के लिए कमीन शब्द के अतिरिक्त भिन्न क्षेत्रों में अन्य शब्द भी, जैसे फरजान भी बोलते हैं और प्रधान भी बोलते हैं, आदि शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, पर संस्कृति ग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यद्यपि सांस्कृतिक ग्रहण की सामान्य दिशा अल्पसंख्यक समूह द्वारा प्रभावी समूह की आदतों और भाषा प्रतिरूप को अपनाने की ओर होती है, पर संस्कृति ग्रहण पारस्परिक हो सकता है, अर्थात प्रभावी समूह भी अल्पसंख्यक समूह के प्रतिरूपों को अपनाता है। 2 दिया गया है, मैक्सिकन अमेरिकी आबादियों में स्वास्थ्य सेवाओं तथा जनपदिक रोग विज्ञानों अनुसंधानों उपयोग के लिए पर संस्कृति ग्रहण का सर्वाधिक व्यापक माप हजूदा एवं अन्य 1958 द्वारा विकसित किया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो यहाँ पे बात की गई है पर संस्कृति ग्रहण। तो पहला जो दिया गया है और दूसरा दिया गया है, ये आप पढ़िए, एक बार पॉज करके आराम से पढ़ लीजिए और एक बार कोशिश कीजिए खुद आंसर देने की। तो देखिए, यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, 1 और 2 दोनों सही है। तो पर संस्कृति ग्रहण, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, पर संस्कृति ग्रहण की सामान्य दिशा अल्पसंख्यक समूह द्वारा प्रभावी समूह की आदतों, भाषा को, प्रतिरूप को अपनाने की होती है। ठीक है, तो पर संस्कृति ग्रहण वो होती है जिसमें कोई अल्पसंख्यक या कोई निम्न जो समूह के लोग होते हैं वो अपनी उच्च समूह या जाति के जैसे आचरण होते हैं, जैसी आदतें होती है, भाषा होती है, उसे अपनाने का प्रयास करते हैं और उस आधार पर अगर वो अपने आपका आचरण करते हैं तो वो क्या होगा, पर संस्कृति ग्रहण होगा। इस आधार पे पहला सही हो गया। दूसरा जो मैक्सिकन के अमेरिकन आबादियों के बारे में, तो यह अनुसंधान पर संस्कृति ग्रहण के रूप में किसने किया है, जहूदा एवं अन्य ने 1988 में किया था। तो ये भी सही है। तो इस आधार पे आपका पर संस्कृति ग्रहण के संदर्भ में ये दोनों सही हैं। तो ऑप्शन ए सी सही रहेगा, 1 और 2 दोनों सही है। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। संस्कृति के प्रकार दिए गए हैं। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। उसमें सूची 1 में संस्कृति के प्रकार दिए गए हैं और सूची 2 में घटना दी गई हैं। देखिए, 1 में ए दिया गया है आपका उप संस्कृतिकरण, दलित साहित्य संगोष्ठी। बी दिया गया है वी सामान्य संस्कृति, किटी पार्टी। सी दिया गया है प्रभावी संस्कृति, रेव पार्टी। या डी दिया गया है पर संस्कृति, रामलीला उत्सव। तो यहाँ पे कौन सा रहेगा ये आप बताने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी सही रहेगा। ठीक है, उप संस्कृति जो कि दलित साहित्य संगोष्ठी के अंतर्गत आएगा, और वी सामान्य संस्कृति जिसमें आएगा रेव पार्टी, और प्रभावी संस्कृति के अंतर्गत रामलीला उत्सव, प्र संस्कृति मतलब प्रति संस्कृति मतलब किटी पार्टी आएगा। ठीक है, तो ये संस्कृति के प्रकार दिए गए, उनसे संबंधित दिए गए थे, इसे आप पढ़ लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, किसने परिवार के उद्विकास के 5 स्तरों को विभाजित किया है? ऑप्शन ए मैकाइवर एम पेज, ऑप्शन बी वेस्टरमार्क, ऑप्शन सी मार्गन, या ऑप्शन डी टॉनिज। तो यहाँ पे पूछा गया परिवार के उद्विकास के 5 स्तरों में विभाजित किया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मार्गन। तो मार्गन ने जो परिवार के उद्विकास के 5 स्तरों में विभाजित किया है। आइए अब जानते हैं मार्गन ने किस प्रकार परिवार के उद्विकास का सिद्धांत दिया है। तो देखिए, परिवार के उद्विकास के सिद्धांत की उत्पत्ति सर्वप्रथम किसने किया? अमेरिकी मानवशास्त्री मार्गन ने किया था। और इन्होंने बताया कि समाज प्रारंभिक अवस्था में परिवार एवं विवाह नाम की कोई संस्था नहीं थी। तो इन्होंने बताया जब परिवार जो था प्रारंभिक मतलब आदिम समाज जब
था। तो उस समय ना तो परिवार नाम की और ना विवाह नाम की कोई भी संस्था नहीं थी। आरंभिक काल में यौन साम्यवाद की स्थिति में था और विवाह एवं परिवार के विकास के बाद, ये जो विवाह और परिवार है ये विकास के बाद के युगों का। पहले क्या था, आरंभिक काल में यौन जो था वो साम्यवाद की स्थिति में था, ऐसा मार्गन ने कहा। और मार्गन ने कहा कि आरंभिक अवस्था में बहन पत्नी बनी। ठीक है, इन्होंने बताया मार्गन ने कि आरंभिक अवस्था में जो था वो बहन ही पत्नी बनी और यही समाज का नियम था। मार्गन ने परिवार के उद्विकास के 5 स्तरों का उल्लेख किया जो निम्न है। पहला इन्होंने बताया समरक्त परिवार। तो समरक्त परिवार के उद्विकास में इन्होंने पहला चरण इसे माना और इस अवस्था में यौन संबंध स्थापित नियमों का सर्वथा अभाव था। मतलब इसमें पता नहीं था किससे यौन संबंध स्थापित करने। इस स्तर में भाई बहन के बीच यौन संबंध स्थापित होते थे। और मार्गन ने इस उदाहरण के लिए पॉलिनीजियन समाज का उदाहरण लिया है। तो पॉलिनीजियन समाज के आधार पर इन्होंने बताया कि सबसे पहले जो विकास का चरण था उसमें भाई और बहनों के बीच में यौन संबंध स्थापित होते थे। वहीं दूसरा इन्होंने बताया समूह विवाह परिवार। तो इस चरण के परिवार में समूह विवाह का प्रचलन था। इस परिवार में सभी सगे भाइयों का संबंध सभी बहनों के साथ होने की स्थिति में था और इस प्रकार का परिवार इन्होंने बताया पुनः लुआन परिवार को इन्होंने इस चरण के अंतर्गत रखा। वहीं तीसरा बताया सिस्मांडियन परिवार। तो इसके अंतर्गत क्या होता था, एक पुरुष जो एक स्त्री से विवाह करके लाता था तो उस परिवार में जितने भी पुरुष होते थे उन सबका अधिकार उस स्त्री पे यौन संबंध स्थापित करने पर हो जाता था। तो ये परिवार कहाँ पाए जाते हैं, सिस्मांडियन परिवार के अंतर्गत आते थे। और चौथा इन्होंने बताया पितृसत्तात्मक परिवार। तो इस चरण में परिवार में पुरुष की श्रेष्ठता होती थी, वहाँ एक से अधिक पत्नियां रख सकता था, पुरुष के अधिकार स्त्रियों की तुलना में बहुत अधिक थे, हर कार्य पुरुष की मर्जी से होता था। ये जो परिवार थे वो मध्य और दक्षिण एशिया में इस प्रकार के परिवार पाए जाते थे। वहीं जो पांचवा इन्होंने बताया, पांचवा जो कि आधुनिक परिवार देखने को मिलता है, एक विवाही परिवार। तो परिवार के उद्विकास के अंतिम या आधुनिक स्तर इन्होंने जो बताया एक विवाही, इसमें एक पुरुष किसी एक स्त्री से विवाह करता है। लेकिन मार्गन इससे सहमत नहीं है क्योंकि मार्गन कहते हैं एक विवाही परिवार जो है जो कि अंतिम स्थिति नहीं है और भी कई इसके परिवर्तन हो सकते हैं, यह मार्गन का कहना था। इस आधार पर मार्गन ने परिवार को 5 स्तरों में बांटा और मार्गन का जो ये सिद्धांत है इसकी आलोचना ये इस आधार पर की गई कि कई पशु पक्षियों में भी हमें नर मादा जोड़े देखने को मिलते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जब हम यौन साम्यवाद नहीं है तो मनुष्य जैसे विकसित प्राणी में यौन साम्यवाद को कैसे समझा जा सकता है। इस आधार पर मार्गन के सिद्धांत की आलोचना की गई। अब आइए बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। रॉल्फ डेरेनरॉफ ने संघर्ष के सिद्धांत का आधार क्या बताया है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए उत्पादन संबंध, ऑप्शन बी सत्ता संबंध, ऑप्शन सी उपभोक्ता संबंध या ऑप्शन डी स्वामित्व संबंध। तो जो रॉल्फ डेरेनरॉफ ने अपने संघर्ष का सिद्धांत दिया उसमें आधार क्या बताया है इस बारे में, तो यहाँ पे देखिए आंसर होगा ऑप्शन बी सत्ता संबंध। तो रॉल्फ डेरेनरॉफ का जो संघर्ष का सिद्धांत है उसमें उन्होंने सत्ता को आधार माना है। अब आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो रॉल्फ का जो संघर्ष सिद्धांत है, डेरेनरॉफ के अनुसार समाज में अनुरूपता एवं एकात्मकता का स्वाभाविक रूप से पैदा नहीं होती बल्कि उत्पीड़न से पैदा होती है। तो रॉल्फ डेरेनरॉफ जो थे ये कहते थे कि समाज में अगर एकता या अनुरूपता है वो स्वाभाविक रूप से नहीं पैदा होती बल्कि उत्पीड़न से पैदा होती है। ठीक है, इस वर्ड को याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा गया है, उत्पीड़न से पैदा होती है। अतः इनके अनुसार संघर्ष का कारण सत्ता के द्वारा व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति करना है। मतलब सत्ता के आधार पर ही व्यक्ति अपने स्वार्थों की पूर्ति करता है और तभी व्यक्तियों के बीच में संघर्ष होते हैं। सत्ता की संरचना को इन्होंने 2 हिस्सों में बांटा, एक शासन और एक दमन। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सत्ता को किसने शासन और दमन में विभाजित किया है, तो डेरेनरॉफ ने। तथा इन्होंने बताया कि संघर्ष जो होता है निर्देशों में संस्थागत किया जा सकता है पर संघर्ष को समाज से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, संघर्ष को जो निर्देशित और संस्थागत किया जा सकता है लेकिन संघर्ष को समाज से अलग नहीं किया जा सकता है। ये डेरेनरॉफ के संघर्ष के सिद्धांत से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य थे जो हमने आपके सामने रखे हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लुईस कोजर निम्नलिखित में से किसके लेखक हैं? ऑप्शन ए आउट ऑफ यूटोपिया, ऑप्शन बी क्लास एंड क्लास इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ऑप्शन सी द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट या ऑप्शन डी द नेचर ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, जो कि पुस्तक किसकी है, लुईस कोजर की पुस्तक है। वहीं बात की जाए जो कि ऑप्शन बी में दिया है क्लास एंड क्लास इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये किसकी है, ये है रॉल्फ डेरेनरॉफ की। ठीक है, रॉल्फ डेरेनरॉफ की। वहीं आउट ऑफ यूटोपिया पुस्तक किसकी, ये भी रॉल्फ की है, रॉल्फ डेरेनरॉफ की है। ठीक है,
आउट ऑफ यूटोपिया। देखिए एक यूटोपिया संबंधित 3 चीज़ समझ लीजिए। देखिए एक ही दिया गया होगा केवल यूटोपिया, इसको सबसे पहले किसने दिया, तो मूरे ने दिया। 1515 में यूटोपिया शब्द सबसे पहले किसने दिया, मूरे ने दिया। और अगर बात की जाएगी आइडियोलॉजी और यूटोपिया तो कार्ल मैनहीम, और आउट ऑफ यूटोपिया तो रॉल्फ डेरेनडॉर्फ, और क्लास इन इंडस्ट्रियल ये रॉल्फ डेरेनडॉर्फ की, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट लुईस कोजर की है। और अगर लास्ट जो ये बुक दी गई है द नेचर ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट ये किसकी है, तो ये अलेक्जेंडर लुरिया की है। ठीक है, अलेक्जेंडर लुरिया की बुक है द नेचर ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं। देखिए जो नेक्स्ट ये क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने जाति के बदलते प्रतिमान पर टिप्पणी की है कि परिवर्तन व्यवहार में हुआ है वैचारिकी में नहीं। ऑप्शन ए के.एम. कपाड़िया, ऑप्शन बी ए.आर. देसाई, ऑप्शन सी टी.बी. बॉटोमोर, या ऑप्शन डी एस.सी. दुबे। तो इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, या आप कमेंट बॉक्स में करके आप खुद आंसर देंगे, और जब हम वीडियो नेक्स्ट अपलोड करेंगे तो इसके बारे में आपको बताएंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये हमने जीआईसी के जितने भी प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हैं उसमें से ही मैंने दिया हुआ है। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस आधार पे आप अपने ज्ञान को जान सकेंगे कि कितना आपने अभी तक गेन किया है, कि आपने कितना पढ़ा है, कितना आपको याद है। तो अब हम आपको डेली लास्ट में एक क्वेश्चन देंगे जिसके आधार पे आप अपने समझ सकेंगे कि कितना आपको आता है। ठीक है, और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे भी कि ये क्वेश्चन हमने कहाँ से आपको किस प्रैक्टिस सेट से दिया है, उसकी आप व्याख्या भी जाके वहाँ पे पढ़ लीजिएगा। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर बताएंगे। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या कुछ आप पूछना चाहते हैं या आपको किसी से संबंधित कोई प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वो भी लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू।